अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, पाक बहरिया के तहत कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन का सालाना अमन मश्कों का 7वां फेज़ जुमरात से कराची में शुरू हो रहा है। पाक बहरिया ने 2007 में एक लायक तहसीन कदम उठाया जिसे बहरी मश्क अमन का नाम दिया गया। अमन मश्कों के सिलसिले की पहली मश्क अमन मार्च 2007 में मुनक्किद की गई, जिसमें दुनिया भर से 28 ममालिक की बहरी अफवाज ने बहरी जहाज़ों, एयरक्राफ्ट, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज, धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने वाली टीमों और मुबसरीन के साथ साथ हिस्सा लिया गया। पहली अमन मश्क में आलमी अफवाज की हौसला अफजा शिरकत के नतीजे में पाक बहरिया ने मश्क के सिलसिले को हर 2 साल बाद मुनक्किद करने का फैसला किया। जब ये इतनी कामयाब हुई, उसके बाद पहली अमन मश्क में आलमी अफवाज की हौसला अफजा शिरकत के नतीजे में ही ये सारा फैसला हुआ। उसके बाद इस तरह बहरे अरब में साल 2009, 2011, 2013, 17, 19 में बिलतरतीब दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी अमन मश्क का इनेकाद किया गया। हर मश्क में शरीक बहरी अफवाज की तादाद में इजाफा होता गया और पाक बहरिया के इस इक़दाम को आलमी सतह पर खूब पजीराई हासिल हुई। साथ ही साथ हम ये देखते रहे कि इसके नतीजे में पाकिस्तान का पूरे खित्ते में ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में जो एक गुड जेस्टर और एक पीसफुल जेस्टर गया, वो खराज लायक और लायक तहसीन है। और साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि इसके बाद हमने देखा कि जो कंट्रीब्यूशन था मज़ीद कंट्रीज़ का और उनकी जो पार्टिसिपेशन और विलिंगनेस वो भी बढ़ती गई और उसके नतीजे में पाकिस्तान का जो एक दुश्मन की तरफ से जिस तरह से एक बैड इमेज हम कहते हैं कि क्रिएट करने की कोशिश की गई थी पूरी दुनिया में, उसको ख़ास तौर पे शिकस्त मिली। ख़ास तौर पे भारत के हवाले से अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि भारत ने जिस तरह से अपने नापाक अज़ाइम से और अपनी गलत प्रोपेगेंडा से, मीडिया जो सो कॉल्ड उनका प्रोपेगेंडा करता है, उससे जिस तरह से पाकिस्तान के इमेज को ठेस पहुंचाया, उसको बहुत हद तक बल्कि बहुत ज़्यादा अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हद तक उसको पॉजिटिव करने में, न्यूट्रल करने में इस एक्टिविटी से, इस एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। और इस वक्त भी कितनी कंट्रीज़, कितनी ममालिक जो हैं वो इस दफ़ा शिरकत करेंगे और क्या सिलसिला होने वाला है, इस हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडर आसिफ इफ्तिखार हैं पाकिस्तान नेवी से। उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बताइएगा कि ये जो आइडिया जो 2007 से जब शुरू हुआ, हमने देखा तो इसका ये अमन मश्क है क्या, लोग ये जानना चाहते हैं और इसका मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को देखें तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इंटर स्टेट रिलेशंस और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद अदर नेशंस। इसी मोटो को पाकिस्तान नेवी ने 2007 में टेकअप किया, इनिशिएटिव लिया, और वो जो स्लोगन है वो है टुगेदर फॉर पीस। तो जैसे कि आपने कहा कि दुनिया में पाकिस्तान का इमेज ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डेंट हुआ था बिकॉज ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो बीच में, उसको निगेट करना है और एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री और एज अ रिस्पॉन्सिबल नेवी के तौर पे हमने अपना तशख़्ख़ुस उजागर करना है। अगर आप देखें दुनिया में अराउंड 190 कंट्रीज़ हैं एंड टेरिटरीज़, उनमें अराउंड 49 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, यानी उनकी नेवीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो रिमेनिंग कंट्रीज़ हैं वो अराउंड 140 के करीब हैं। उन 140 में अराउंड कोई 60 या 50 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी नेवी बहुत स्मॉलर नेवीज़ हैं और वो अपने टेरिटोरियल वाटर से बाहर ऑपरेट करने की और जो मैरीटाइम चैलेंजेस हैं उनको काउंटर करने की कैपेसिटी नहीं रखती। तो जो रिमेनिंग कंट्रीज़ हैं वो अराउंड रह गए 80 के करीब। उन 80 में पाकिस्तान ने, जैसे कि आप देखें कि 45 कंट्रीज़ वो हैं जो अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मोर देन 100 जो मुबस्सिर हैं वो आ रहे हैं। इट मीन्स कि आपने मेजर चंक ऑफ द वर्ल्ड, मेजर चंक ऑफ द ग्लोबल नेवीज़ को अट्रैक्ट किया। अच्छा, यही प्रपोजल अगर आप देखें मैरीटाइम चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए या मैरीटाइम पार्टनरशिप को प्रमोट करने के लिए, तो वो एडमिरल माइक मुलन जो अमेरिकन CNO थे, 2006 में उन्होंने प्रपोजल दिया था और उस कॉन्सेप्ट को कहते थे 2000 शिप नेवी। उसमें दुनिया भर की नेवीज़, पोर्ट ऑपरेटर्स, कोस्ट गार्ड और डिफरेंट मैरीटाइम जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको कंबाइन करना था। वो मटीरियलाइज नहीं हो सका, लेकिन जो एक ऑनर है वो पाकिस्तान के लिए कि 2007 में जब उसने इनिशिएट किया तो 28 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी ये 7वीं जो अमन हो रही है 45 पे पहुंच गई है। लास्ट टाइम इट वाज 46।
तो ये एक मेन मिशन है हमारा कि एक तो पाकिस्तान को एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे, और दूसरा ये कि कोई भी नेवी इस रीजन में अकेली उन मैरीटाइम चैलेंजेस से, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो मैरीटाइम काउंटर जो पायरेसी है वो इमर्ज हुआ था 2008 में, और बहुत ज़्यादा पायरेसी ने रोल प्ले किया और उसके काउंटर इफेक्ट्स हुए रीजन में। राइट। फिर मैरीटाइम टेररिज्म है, फिर ह्यूमन स्मगलिंग है, फिर नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग है, फिर सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशंस हैं, फिर टॉक्सिक डंपिंग है। इसी तरह बहुत सारे होस्ट ऑफ इश्यूज हैं जिनको कोई नेवी अकेले काउंटर नहीं कर सकती। उसके लिए हमें एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा अमन के सिलसिले में कि दुनिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं है जिसमें अमेरिकन यानी नेटो फोर्सेस जो हैं और रशिया और चाइना और ईरान किसी एक प्लेटफॉर्म पर आकर कंबाइंड एफर्ट करें और वो कर सके। तो पाकिस्तान के लिए एक ऑनर की बात है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट उसने सबको मिलाकर अपने साथ एक पार्टिसिपेट करने के लिए एक ऐसा फोरम डेवलप किया, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जो इससे पहले कभी नहीं था। सही। अच्छा, अब इस दफ़ा हम जो देख रहे हैं आगाज़ जो होने भी वाला है मशकों का, और ख़ास तौर पे हम देखेंगे कि जो इस साल मशक होने जा रही है ख़ास तौर पे, तो उसमें क्या कोई ऐड ऑन किया है वक्त के साथ साथ, या कोई चीज़ और बेहतर की है, या चूँकि ज़ाहिर सी बात है और मज़ीद कंट्रीज़ आ रही हैं, इन साथ में इंक्रीज़ होता जा रहा है, ऑगमेंट हो रही है उनकी तादाद भी। सो क्या कोई मज़ीद एक्टिविटीज़ और प्लान किए हैं, या इस साल कोई अलग चीज़ है तो थोड़ा बताएं, या क्या क्या हर साल कोई स्लोगन में या कुछ इस तरह की चीज़ें रखी जाती हैं, वो भी थोड़ा सा हमारे लोगों से शेयर करें। अच्छा, स्लोगन तो कॉमन है, सेम है, टुगेदर फॉर पीस। ओके। और जाहिर बात है पीस के लिए हमने काम करना है, तो स्लोगन तो नहीं चेंज हुआ। अलबत्ता आप अगर देखें जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो फ्रेमवर्क होता है जनरली उस पर जब आप वर्क करते हैं तो प्रोसीजर्स, टेक्निक्स, टैक्टिक्स वो सारे रिफाइन होते हैं। राइट। दूसरा, कॉपरेशन मेक्स अ डिफरेंस, लर्निंग होती है, म्यूचुअल लर्निंग होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। फिर आप उस रीजन को बेहतर तौर पर समझते हैं, और जो नए पार्टिसिपेंट होते हैं उनको भी अपने साथ मर्ज करके उनको भी किसी एक प्लेटफॉर्म पर किसी एक फ्रीक्वेंसी पे लाते हैं। तो दैट इज़ द अचीवमेंट। ऑलमोस्ट एक्सरसाइजेज तो समवट सेम होंगी, थोड़ी बहुत रिफाइन हो जाएंगी, लेकिन बेसिक जो फ्रेमवर्क है, बेसिक जो हमारा वो है वो सेम रहेगा। अच्छा, वो सेम रहेगा। और इस दफ़ा कितने ममालिक हैं जो शरीक हो रहे हैं इस साल? 45 तो हमारे पास जो कंट्रीज़ हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो मुबस्सिरीन जिन्हें हम कहते हैं ऑब्जर्वर्स, वो मोर देन 100 हैं। लास्ट टाइम 120 थे, इस मरतबा भी 100 प्लस हैं, तो ये एक बड़ा मतलब फिगर है। अच्छा, और इसमें ख़ास तौर पे इस खत्ते के अलावा हम जो बात करें मज़ीद, तो कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जिससे ज़्यादा लोग इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम देख रहे अच्छा, जैसे मैं एक चीज़ बताऊं कि जैसे अमेरिका है वो एक्सरसाइज करवाता है रिम्पैक के नाम से, या IMX जिसको कहते हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज। दुनिया में और भी कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इस तरह की ब्रॉड बेस्ड एक्सरसाइज करवाते हैं। फॉर एग्जांपल UK को देख लें तो जॉइंट वॉरियर के नाम से एक वो कराते हैं जो कि नेटो फोर्सेस पर होती हैं। इंडिया है वो मालाबार करवाता है, टर्की है मावी बलीना करवाता है। लेकिन जो स्कोप, जो ब्रॉडनेस पाकिस्तान की वजह से मिल रही है वो ये कि ईस्ट वेस्ट मिडिल ईस्ट सारे कंट्रीज़ वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वरना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं है जिसमें रशिया और अमेरिकन नेटो फोर्सेस पार्टिसिपेट करें, या राइट। चाइना आ जाए, या सही। तो ईरान इवन। हाँ। तो सही। सबको जमा करना एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इट इज़ अचीवमेंट। और जाहिर सी बात है कि ये जो मैंने कहा कि जैसे जितना प्रोपेगेंडा हम देखते हैं कि इंडियन मीडिया पे नज़र आ रहा होता है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, अनफॉर्चुनेटली जो उनका तरीक़ेकार है एक, और उस हवाले से ये सारी चीज़ें बड़ी न्यूट्रल कर देती हैं उस सारे मामले को, और एक बड़ी अच्छी प्रोजेक्शन है। और डेफिनेट सी बात है क्योंकि जो हमारा बहरा अरब है, हम उससे भी नहीं निगलेक्ट कर सकते। वो दैट इज़ अ बिग रीजन, और वो बड़ा बिग स्पेस है जहाँ जिसके थ्रू हम जो है वो अपनी पावर एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इस दफ़ा इन मशकों के अंदर चूँकि हम देख रहे हैं कि 2 साल से पूरी दुनिया में लॉकडाउन भी हमें नज़र आ रहा है, 1.5 साल से, और कोविड की वजह से परेशानी भी है, तो SOPs पर कितना अमल दरामद किया जाएगा और उसको किस तरह से आप लोगों ने मैनेज किया है? देखिए, ये बड़ी अच्छी एक बात है कि पाकिस्तान इतने टर्मोइल में, जबकि ग्लोबल एक टर्मोइल क्रिएट हुआ हुआ है, उसके अंदर भी पाकिस्तान की इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है चीज़ कि पाकिस्तान के अंदर वो कैपेसिटी है कि इतना मेगा इवेंट ग्लोबल स्टेचर का वो कंडक्ट करवा रहा है इवन इन कोरोना। ऑब्वियसली SOPs तो फॉलो होंगी, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं या नॉन ट्रेडिशनल जो एक्टर्स हैं, एंटी स्टेट या एंटी जो मैरीटाइम थ्रेट पोस्ट करते हैं, उनको भी एक मैसेज जाना ज़रूरी है। अगर ये गैप आएगा तो आई डोंट थिंक कि इसका कोई फ़ायदा होगा। तो ये कंटिन्यूटी में इस चीज़ को कंडक्ट करवाना भी एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। ठीक। दूसरा, आपने बहरे अरब की बात की, मैं क़ारीन या नाजरीन के लिए एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि ये इंडियन ओशन
और नॉर्थ अरेबियन सी एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है। अगर आप देखें तो दुनिया में जितना पानी है उसका 20% तो इस एरिया में है, और जितने भी ऑयल रिजर्व्स और गैस रिजर्व्स हैं दुनिया के, तो 40% वो इधर ही हैं। सही। अच्छा, ज़्यादातर आप देखें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को अगर आप देखें तो डेली अराउंड 21 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल यहाँ से मतलब क्रॉस करता है, और उसकी जो वर्थ है डेली की $1.2 बिलियन है। जस्ट इमेजिन कि अगर ये किसी तरह टेररिस्ट या जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं वो इस चीज़ को ब्लॉक करते हैं, कमोडिटीज़ प्लस द ऑयल एंड द गैस, अगर ये कहीं ब्लॉक होता है तो दुनिया में क्या कैओस क्रिएट होगा। तो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को हमें समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान इस रीजन में इसका होना एक बहुत बड़ा एक वो है, चैलेंज है ये भी, और पाकिस्तान पे जिम्मेदारी भी है, और इसका पाकिस्तान नेवी इसका बड़ा अच्छा एक जिम्मेदारी का सबूत देते हुए ऐसी एक्सरसाइज करवा रही है। हाँ, नहीं, इट इज़ इंडीड। मैं इसीलिए मैंने ये बात की बहर अरब की ख़ास तौर पे, क्योंकि ये लोगों को बहुत कम इस बात का इल्म है। शायद ज़मीनी रास्ते से समझते हैं कि सिर्फ चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, या फिर वहाँ पे सिक्योरिटी के मामलात हैं, लेकिन जो हमारे हवाई और जो हम अगर बहरिया की बात करें तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। आपकी इस बात को मैं थोड़ा सा एक फर्दर करूँगा कि 90% जो ट्रेड है दुनिया की वो सी के ज़रिए हो रही है, और मैं इसको और इस तरह एम्पलीफाई करूँगा कि अगर आप सी से ट्रांसपोर्टेशन ये ट्रेड करते हैं तो इट इज़ 10 टाइम्स चीपर कि अगर आप रेल से करें, 45 टाइम्स चीपर कि अगर आप वो रोड से करें, और 146 टाइम्स चीपर है अगर वो आप एयर से करें। तो ट्रेड थ्रू सी आप देखें कि माजी में भी जाएं तो जो सी था उसको 3 पर्पस के लिए हम यूज़ करते थे। फर्स्ट वाज के एक्सप्लोर करना, दूसरा कॉन्क्वेस्ट करना या किसी इलाके पे जाके कब्जा करने के लिए सी एक मीडियम के तौर पे यूज़ होता था, और तीसरी चीज़ ट्रेड थी। अगर आप देखें तो अभी ट्रेड रह गया, बाकी कॉन्क्वेस्ट और एक्सप्लोरेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। तो ट्रेड इज़ द मेन थिंग विच रन्स द होल वर्ल्ड आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन, जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जिसे आप कहते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड की रन करने के लिए वर्ल्ड को। अच्छा, अब हम ये भी जानना चाहेंगे, जब पाक बहरिया ने इब्तिदा में जब इन मशकों का आगाज़ किया तो आलमी बरादरी की जानिब से किस तरह का रिस्पांस मिला, और इस वक्त भी आलमी बरादरी किस तरह से सारी चीज़ों को देखती है और उनका क्या रिस्पांस होता है इस पर? हाँ, अगर आप पहली एक्सरसाइज को देखें तो उसमें अराउंड 28 पार्टिसिपेंट्स थे। जब अगली हुई तो इट वाज 20, मेरा ख्याल है 5 हो गए, फिर उसके बाद 28, फिर 29, फिर 33, फिर 46, तो ये फिगर बढ़ रहा है। दिस टेस्टिफाइज, ये टेस्टिमनी है कि पाकिस्तान पे जो दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो रहा है, और इसीलिए वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हर नए साल इसमें एडिशन हो रहा है, तो ये ट्रस्ट है बहुत बड़ा। दूसरा ये कि अगर आप देखें तो रशियंस की पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रीजन टू कोऑपरेट। इट इज़ नॉट कि कोई ब्लॉक, एक ऐसा वो है जिसमें सारे के सारे मिल के एक जगह काम कर रहे हैं एक पर्पस के लिए, तो वो बहुत बड़ी एक चीज़ है। अच्छा, ये भी हम जानना चाहेंगे कि ये तो पार्टिसिपेशन बड़ी मौसर भी हमें नज़र आ रही है। बाहमी हम आंगी की अगर बात करें और अमन के फ़रोग़ के लिए ख़ास तौर पे बात करें तो ये प्लेटफॉर्म कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका नाम ही अमन के से रिलेटेड है, नाम में ही अमन नज़र आ रहा है, पीस नज़र आ रहा है। तो इसके पीछे जो एक कॉन्सेप्ट और आइडिया और ख़ास तौर पर इसका इस पर भी थोड़ा सा बताएँ। देखिए, ब्लू इकोनॉमी अभी जो आज करंट उसमें ये जियो इकोनॉमिक्स जिसे आप कहते हैं, ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आप ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान या कोई रीजनल कंट्रीज़ मिलके कोई ऐसी, जब तक ग्लोबल रिस्पांस नहीं होगा, ग्लोबल पार्टनरशिप, मैरीटाइम पार्टनरशिप नहीं होगी, रोज़ाना नए इश्यूज आते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे सुनामी आया, सुनामी में पाकिस्तान नेवी ने इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव्स में जाके, मतलब हमारी रीजन से थोड़ा बाहर हैं, लेकिन पाकिस्तान नेवी ने जाके उस पर अपनी जो भी सपोर्ट देनी थी उनको सपोर्ट किया। इसी तरह यही होता है, जैसे MV स्वेस का अगर आप देखें तो जो पायरेट्स थे उनसे छुड़वाना होस्टेजेस को, वो भी पाकिस्तान नेवी ने किया। तो ये इश्यूज दिन ब दिन नए इश्यूज सामने आ रहे हैं, और उन इश्यूज को कलेक्टिवली पूरी दुनिया मिलके कुछ काउंटर करेगी तो फिर काम चलेगा। ठीक है। अच्छा, ये भी बताएं कि आलमी सतह पर हम देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि भारत सबसे ज़्यादा पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करता है, उसको गलत साबित करने में इन अमन मशकों ने अपना किरदार साबित किया है। अगर आप देखें तो बड़ा सिंपल है, ऑल्दो के अमन को कोई नेगेटिव नहीं लिया इंडिया ने, दे आर ऑल्सो, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं सामने आई, लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 1-2 डेकेड्स में पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की हमारे एनिमी ने। अमन मशकों से सबसे पहले तो अगर आप देखें बड़ा सॉफ्ट सा एक इमेज जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जब आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये मैरीटाइम एक कॉन्फ्रेंस होती है हमारे यहाँ, दुनिया भर से जो एकेडेमिया या दानिश्वर आते हैं, वो अपने अपनी जब आके देखते हैं तो वो एक इमेज उनका बिल्कुल चेंज हो जाता है।
एक और छोटी चीज़ें हैं जो बड़ा इसको अच्छा इस प्रोग्राम को टेलर की है, वो ये कि इसमें इंटरनेशनल फूड गाला है। वो एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के लिए जो आते हैं तो वो वो जो इमेज उनका एक बनाया गया होता है या थोड़ा सा नाइव है इस मामले में, हाँ। वो थोड़ा सा डिमिनिश होता है और बल्कि डिमिनिश होके ख़त्म हो जाता है। और वो यही मैसेज लेके जब बाहर जाते हैं तो हमारा एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट हो जाता है जो हम चाह रहे हैं, जो एक मेन इसका पर्पस है। तो हमने टेलर इस तरह किया है कि ऑपरेशनल नेचर की भी एक्टिविटीज़ इसमें डाली हैं और इस तरह के सॉफ्ट इवेंट्स भी डाले हैं ताकि हमारा इमेज अच्छा बने। अच्छा, इन 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 मशकों की किस तरह से जो है वो एग्जीक्यूशन है और क्या उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं, थोड़ा सा अगर आप हमारे नाजरीन को ये भी बताएं। और चूँकि अब इसकी आपने फेसेस में रखी होती है, क्लोजिंग और ओपनिंग सेरेमनीज और मुख्तलिफ सेशंस भी, तो क्या उसका क्या आपने क्राइटेरिया रखा है? अच्छा, इसमें हमने इसको डिवाइड किया है हार्बर फेज़ और सी फेज़। ओके। हार्बर फेज़ में हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक है काउंटर टेररिज्म डेमो। ओके। उसमें हम जो हमारे स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जो लोग हैं वो वहाँ पे डेमो अपना शो करते हैं, ओके। अपनी पोटेंशियल को दिखाते हैं, अपने टेक्निक्स को दिखाते हैं, दूसरों से भी लर्न करते हैं और उनको भी बताते हैं कि हमारा ये पोटेंशियल है। इसके बाद हार्बर में मैरी टाइम, मैंने आपको बताया, कॉन्फ्रेंस होती है जो बड़ा अहम एक बहरिया यूनिवर्सिटी NCMPR करवाती है। फिर इसके अलावा क्रॉस जैसे टेबल टॉप डिस्कशंस हैं, उससे आप नई चीज़ें जो इवॉल्व हो रही हैं, नए प्रोसीजर्स, नए टेक्निक्स, उस पर डिस्कस करते हैं। क्रॉस शिप्स विजिट्स होते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया जैसे ये इंटरनेशनल फूड गाला है या बैंड डिस्प्ले है, तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके हम उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं करते कि मुश्किल में, मतलब एक ऐसा क्रिएट करते हैं कि उनको वो इन्जॉय भी कर लें और आके जो लर्न करना और जो कॉपरेशन डेवलप करनी है, जो बॉन्ड हमने डेवलप करना है, वो बन जाए। फिर इसके बाद सी में जब हम करते हैं तो सी में कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल फायरिंग के कुछ सीरियल्स हैं, डेप्थ चार्ज फायरिंग है, गन्स की फायरिंग, किलर टोमेटो एक हमारा टारगेट होता है उस पर, इस तरह की सीरियल्स हैं। फिर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है जिसमें सारी नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं, एयर एलिमेंट्स जो दुनिया भर से आए होते हैं, एयर के एयरक्राफ्ट्स, वो करते हैं। तो ये बेसिकली इस तरह हमने रखा हुआ कि सॉफ्ट एंड कन्वीनियंट किस्म का होता है जिसमें लर्निंग भी है, कॉपरेशन भी है और बॉन्ड क्रिएट करना भी है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये 7th फेज़ है इसका, जो थर्सडे से शुरू हो रहा है, और ये कब तक चलेगा और कितने दिन का ये प्रोग्राम होगा पूरा? ये टोटल अराउंड 1 हफ्ते का होता है, ओके। जिसमें हार्बर फेज और ये मिला के तो उससे ज़्यादा। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 1 वीक का होगा। अच्छा, अब ये भी बताइएगा हमें कि हमेशा चूँकि इसमें डिस्कशंस भी हो रहे होते हैं टॉपिक्स के हवाले से, तो वो भी आपने कोई डिफरेंट इस दफ़ा रखे हैं या किस पे बात हो रही है? क्योंकि ख़ास तौर पे जो इस वक्त हम देखते हैं अगेन कि इंटरनेशनल मीडिया और वेस्ट मीडिया की भी और इंडियन मीडिया की जितनी नज़र होती है, तो क्या इस तरह की चीज़ें भी डिस्कशन ज़ेर बहस आती हैं उन सेशंस में जो कि आपने रखे हुए इसमें? मैंने आपको बताया, दुनिया में देखें तो ऑल्दो चेंजिंग है, थ्रेड्स का जो फेस है वो चेंज हो रहा है, लेकिन जनरली जो थ्रेट्स हैं वो कॉमन है और वो सबको पता है। इस रीजन में अगर आप देखें तो पायरेसी थोड़ा सा एक है, फिर स्मगलिंग है, वेपन्स की स्मगलिंग है, ह्यूमन स्मगलिंग है, नारकोटिक्स स्मगलिंग है, बुनियादी चीज़ें ऑलमोस्ट वही हैं और उन्हीं की बेसिस पे हम ड्रॉ करते हैं कि हाउ टू काउंटर देम। उसके SOPs होते हैं, उसकी सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करते हैं और जो नई चीज़ें हम इवॉल्व करते हैं ड्यूरिंग डिस्कशन, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया कमांडर आसिफ इफ्तिखार आपका कि आपने कीमती वक्त दिया और हमारे नाजरीन के साथ शेयर भी किया कि जो सालाना मशक़ें हैं ये इसका क्या तरीक़ेकार है और इसमें क्या होगा। आवाम के लिए बड़ा यकीनी तौर पर ये सैर हासिल गुफ्तगू रही होगी। इसी के साथ जी नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड।